हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आव्यूह को पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सारणिक। ये काफ़ी हद तक आव्यूह से रिलेटेड है। जिसने आव्यूह को बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है, वो सारणिक को अच्छे से क्लियर कर सकता है। और अगर आपने आव्यूह नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं। आज हम लोग सारणिक की जो फर्स्ट क्लास है, यानी कि डे 1 आप यहाँ देख रहे होगे, पहली क्लास हमारी सारणिक की, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट भी कहते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आज हम इन 3 बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम सारणिक की प्रस्तावना, कहाँ से किस तरीके से सारणिक की उत्पत्ति हुई है, सारणिक की डेफिनेशन यानी सारणिक के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बेटे सारणिक का विस्तार। किस तरीके से हम किसी सारणिक को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बेटे। तो ये तीनों चीज़ें आज हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करिए और आगे और जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं उसको आप प्राप्त करिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सारणिक में जैसा कि मैंने भी इसकी पहले वाली बात की कि हमें अभी प्रस्तावना सीखना है कि सारणिक है क्या, एक्चुअली इसकी उत्पत्ति किस तरीके से, कहाँ से हुई है, क्या है। अब ये 2 रैखिक समीकरण हैं, 2 चर वाले। इसमें x और y 2 चर हैं और a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, जबकि x और y में से कोई सा भी 0 नहीं है। ये हमारे रैखिक समीकरण है। अगर मैं पहले वाले समीकरण से a1x की वैल्यू निकालता हूँ बेटे, तो क्या है आपका माइनस b1y। ठीक इसी तरीके से, जिसको मैं समीकरण 3 दे रहा हूँ बेटे, और दूसरे समीकरण से अगर मैं a2x की वैल्यू निकालना हूँ तो क्या रहा है बेटे, वो माइनस b2y। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, 3 और 4, इन समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देना है। तो आप देख सकते हो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो x x हमारा कैंसिल हो जाएगा। बाएं पक्ष में क्या बच रहा है स्टूडेंट, a1/a2। अगर दाहिने भाग की बात करूं बेटे, तो माइनस b1y और माइनस b2y में यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, y से y आपको कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है बेटे, b1/b2। ठीक है, तो ये अगर कभी भी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली a1/a2 इज इक्वल टू किसके होगा, b1/b2 की। और इससे अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें बेटे, ये इससे आप देख सकते हैं, तो a1b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस b1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये ध्यान रखना है कि इस व्यंजक को, ये a1b2 माइनस a2b1, इस व्यंजक को हम प्रतीक a1b1 a2b2, और ये जो मॉडुलस के जैसा दिख रहा है, हालांकि उसको मॉडुलस बिल्कुल नहीं कहते हैं, इसे हम लोग सारणिक ही बोलेंगे बेटे। इस प्रतीक में प्रदर्शित करने को ही हम, इस व्यंजक को इस प्रतीक में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। ज़्यादातर हमारे दिमाग में जब भी हम सीखते हैं मोस्टली हो जाता है कि इस सारणिक का मान इसके बराबर होता है, लेकिन आपको बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि व्यंजक a1b2 माइनस a2b1 को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक कहते हैं। यहाँ पे a1b1 a2b2 ये सब सारणिक के अवयव हैं। बाकी बहुत सारी कॉमन बातें हैं। ये आपका R1 होगा, जो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है, आव्यूह में पढ़ा है। ये आपका R2 होगा, ये आपका C1, ये आपका C2। बहुत सारी इसमें कॉमन चीज़ें निकलने वाली हैं आव्यूह की, लेकिन आव्यूह सिर्फ नंबरों की एक व्यवस्था है। और सारणिक में आप देख रहे हो कि इसके बाद हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, वो अगली वीडियो में आपके सामने आने जा रहा है बेटे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझना है कि प्रतीक a1b2 माइनस a2b1 को लिखा जा सकता है a1b1 a2b2, जिसे हम लोग सारणिक कहते हैं। अब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे सारणिक का विस्तार, उसका मान किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सारणिक की प्रस्तावना के बाद और हम लोग सारणिक की बात करने चल रहे हैं, व्हाट इज सारणिक, और इसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखना आपके स्क्रीन पे बेटे, m कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह
मान लीजिए एक अवयव ए बराबर है ए आई जो को एक संख्या, वो संख्या वास्तविक है या काल्पनिक है, द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे हम वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। हर एक वर्ग अवयव को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम लोग सारणिक कहते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको स्पष्ट करना चाहूँगा मैं। एक अवयव है ए जिसके अवयव हैं 2, 3, 4, 6 पंक्ति और स्तंभ। आपने बहुत पहले इसको स्पष्ट कर लिया है बेटे। इसी अवयव को याद नहीं वर्ग अवयव है, क्योंकि यहाँ पे आप इसका क्रम क्या देख रहे हो बेटे 2/2 का। इस अवयव को इस तरीके से लिखना a = 2, 3, 4, 6 और ये आपके मॉडुलस के तरह से जो साइन है, हालांकि इसको हम मॉडुलस बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये सारणिक का रूप होता है। तो अवयव a को सारणिक रूप में प्रदर्शित करना ही आपका सारणिक कहलाएगा। अभी चाहे 2/2 का हो या 3/3 का हो, जैसे ये एक 3/3 का अवयव है जिसके अवयव क्या है स्टूडेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और इस वर्ग अवयव को हमने इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया a बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। ये सारणिक इस अवयव का सारणिक है। तो फाइनली हमने क्लियर कर लिया, कोई भी एक वर्ग अवयव है तो उसे हम एक वर्ग सारणिक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट कि अवयव का क्रम कैसा भी हो सकता है, मीन्स उसमें m और n में फर्क भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारणिक हमेशा स्क्वायर शेप में होगी, वर्गाकार फॉर्म नहीं होगी, या तो 2/2 की होगी या 3/3 की होगी। m कोटि से मतलब हो जाता है कि m गुणे m क्रम का कोई एक अवयव है जिसका सारणिक हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने सारणिक के बारे में क्लियर की बात। अब अगला जो हमारा टॉपिक है आज का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सारणिक का विस्तार। हम किस तरीके से, चाहे वो 2/2 क्रम का सारणिक हो या 3/3 क्रम का सारणिक हो, उसका विस्तार कैसे करते हैं, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत ध्यान से उसे पढ़ना है। सारणिक के बारे में जानने के बाद कि हम सारणिक किसे कहते हैं, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सारणिक का विस्तार। किस तरीके से हम सारणिक का विस्तार करेंगे। अब इसमें ये भी रखना कि सारणिक का जो क्रम है वो 1/1 का भी हो सकता है, 2 क्रम का वाला यानी कि 2/2 का हो सकता है, और 3 क्रम यानी कि 3/3 क्रम का भी अवयव आपका हो सकता है, और उसी तरह से उसकी सारणिक भी हो सकती है बेटे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि के सारणिक का विस्तार। मान लीजिए एक सारणिक है AIJ जिसका क्रम आप लोग देख रहे होंगे 1 × 1 क्लियर कर देता है, ये भी अवयव है सॉरी, और इसका क्रम जो है एक क्रम का अवयव है। तब सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट A का जो विस्तार है वो A के बराबर हो जाएगा। A से मेरा मतलब है यहाँ भी जो आपका अवयव है ये सिर्फ एक कोई अवयव है। अब ये 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, ऐसा कुछ भी है, जो भी यहाँ पे अवयव का एक अवयव होगा वही आपके सारणिक का मान हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना बेटे, इसको हम डिटर्मिनेंट A भी लिखते हैं, इस तरह से आपको संकेत के रूप में भी लिख सकते हो, और इसको हम डेल्टा कहते हैं। आप किसी भी रूप में इसके मान को प्रदर्शित कर सकते हो। तो अगर किसी 1/1 क्रम का अवयव है जिसका A एक अवयव है, तो निश्चित तौर पे उसके सारणिक का जो मान होगा वो क्या होगा, A होगा। और मैं एक छोटा एग्जांपल ले लूँ, एक सारणिक A है जिसके अंदर एक सिंगल अवयव है 3, निश्चित तौर पे उस सारणिक का मान क्या होगा बेटे 3 हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं बेटे द्वितीय क्रम के सारणिक का विस्तार, यानी कि अगर 2 × 2 क्रम का कोई अवयव है तो हम किस तरह से उसके सारणिक को बनाएंगे और सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। तो ये आपके सामने लिखा है बेटे, मानक क्रम 2 का एक वर्ग अवयव है A, जिसके अवयव है बेटे आप देख रहे हो साफ साफ A1, B1, A2 और B2। ये एक 2 × 2 क्रम का एक अवयव है। तो अगर मैं इसको सारणिक के रूप में विस्तार करूं तो सारणिक A, हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा कि सारणिक A होगा A1, B1, A2, B2। अभी तो मैंने सिर्फ इस अवयव को सारणिक के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके मान की बात करूं तो ये होगा A1, B2 - A2, B1। अर्थात अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो ये साफ साफ आपको समझना होगा। अतः दूसरे क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल से, याद रखना है स्टूडेंट,
इसे हम लोग, ये चाहे आप अवयव से समझ लो या सारणी से समझ लो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल से दूसरे विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा विकर्ण क्या है, A2 और B1। तो भाई यहाँ पे क्या गया, वैसे A1 B2 में से मैंने माइनस किया है क्या स्टूडेंट, A2 B1। इस तरीके से हम, अगर एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पे छोटा सा, मैं आपसे बोल दूँ एक छोटा सा एक सारणी है A = 3 4 5 7, और आपको अगर इसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो सीधा इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 × 3 - 4 × 5, 21 - 20, यानी सारणी का मान क्या हो गया, 1 आ गया स्टूडेंट। तो बहुत साफ सीधे वर्ड में आपको बोलना है कि द्वितीय क्रम के सारणी का मान ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को हम लोग घटा देते हैं, जिससे मुझे द्वितीय क्रम के सारणी का मान ज्ञात हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक यही होगा, लेकिन इसमें अभी हम लोग कम से कम हमारे आपके जो सिलेबस में आपका जो स्टैंडर्ड है 12th क्लास यूपी बोर्ड में 3/3 क्रम के सारणी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, उसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम 3/3 क्रम का सारणी कैसे उसका विस्तार होगा, कैसे उसका मान ज्ञात करेंगे, हम उसकी बात करने चल रहे हैं। तो द्वितीय क्रम के सारणी के मान को ज्ञात करने के बाद अब मेरा जो अगला टारगेट है वो है तृतीय क्रम के अवयव के सारणी का विस्तार करना, अर्थात उसका मान ज्ञात करना। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अवयव है तृतीय क्रम का, अर्थात 3 × 3 का, जिसका मान है अवयव A = A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसे मैं सारणी के रूप में लिखूं तो क्या हो जा रहा है, ये A1 B1 C1 सारे अवयव वही रहेंगे, बस इस चिन्ह का फर्क है। ये मॉडल्स के शेप में है, मॉडल्स बिल्कुल नहीं बनते, बार बार बोल रखा है, ये आपका सारणी के उसमें। अब देखना है कि हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसके मान को मैंने स्टूडेंट बताया कि आप सारणी के से प्रदर्शित करोगे। इसमें सबसे पहले जो आपका A11 है, इसे आप लोग को बाहर लेना है, और बेटे इसके साथ में जो रो और इसके साथ का जो स्तंभ है, कॉलम, उसे आपको ऐसे अपने माइंड में रिमूव करना है। फिर देखना है आपके पास क्या बच रहा है, B2 C2 B3 C3, इसका एक सारणी बनाना है। ये रहा B2 C2 B3 C3। नेक्स्ट, ये जो दूसरा अवयव है जिसे हम लोग A12 कहते हैं, इसको लेंगे और साथ में इसमें हम माइनस भी लगाएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से प्लस माइनस चलता है। फिलहाल के लिए इसको हमें माइनस में करना है। और अब ये पूरी पंक्ति गायब है और इस बार ये दूसरा स्तंभ गायब होगा, तो देखना बच्चों क्या बचने वाला है, A2 C2 A3 C3, वो मैंने यहाँ पे लिखा है A2 C2 A3 और C3, प्लस सबसे जो पहली पंक्ति का लास्ट अवयव है C1, ये बाहर जाएगा। और अगर हम इसके साथ वाला स्तंभ और इसके साथ वाली पंक्ति को यहाँ से ऐसे अपने माइंड से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसके बाद क्या क्या बच रहा है बेटे, A2 B2 A3 B3। इससे जो ये सारणी बनी उसको यहाँ लिखना है A2 B2 A3 और B3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे आपको पता है, आप अब इनको अलग अलग क्वेश्चन समझ लो। अभी हमने 2 कोटि के सारणी का मान निकालना सीखा था। A1 तो रहेगा, अगर बोलो इस सारणी का मान, तो मैंने आपसे क्या बताया था इसके पहले कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से द्वितीय विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को माइनस करते हैं। तो क्या किया मैंने, B2 C3 माइनस बेटे B3 C2, ये माइनस B1 तो रहेगा, साथ में फिर आप यहाँ देख लो बेटे A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 तो हो गया बेटे, साथ में A2 × B3 माइनस A3 × B2। इसे ही हम सारणी का मान कहेंगे, तृतीय कोटि के सारणी का मान है, जबकि सारणी ये थी बेटे। अगर आप इसे न्यूमेरिकल के लिए एक विकल्प, एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझना चाहो बेटे, तो मान लो मेरे पास एक सारणी है जिसमें 2 3 4 पहली पंक्ति के अवयव हैं, 5 6 7 दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, 8 9 1 तीसरी पंक्ति के अवयव हैं। तो इस समय सारणी A का मान अब आप देख लो, A1 का काम 2 कर रहा है, वो बाहर हुआ बेटे, इसके साथ की पंक्ति गायब, इसके साथ का स्तंभ गायब, 6 7 9 1 मैंने डायरेक्ट किया है 6 × 1 माइनस 9 × 7, फिर -3 मैंने बाहर किया बेटे। अब जो बच रहा है वो क्या, 5 7 8 1, उसे क्या लिखा मैंने
5 के साथ मल्टीप्लाई 1 की और 8 के साथ मल्टीप्लाई किसकी बेटे 7 की, प्लस 4 बाहर करना है आपको, इसके साथ का स्तंभ गायब, इसके साथ की पंक्ति गायब। 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, ये रहा बेटे 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6। और इसको जो आप अच्छे से पूरा सॉल्व करके देखोगे तो पूरा सॉल्व करके इसका जो मान है बेटे वो आएगा 27, यानी कि इस 3/3 के सारणिक का जो मान होगा वो आएगा बेटे आपका 27, 27। ये इस तरीके से हम तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें ये भी बता दूं स्टूडेंट, आपको ऐसे नहीं केवल इसी को ही बाहर कर सकते हो, R1, R2, R3 यानी कि पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 या स्तंभ 1, स्तंभ 2 या स्तंभ 3 के हेल्प से भी आप इस सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हो। किसी भी 3 कोटि वाले सारणिक का मान हम 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, या पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ। ठीक है, आगे भी और भी इसमें आपको ये तो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके देखना है। अब हम लोग कल के वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग मान ही ज्ञात करने के कुछ अलग अलग इनके गुणधर्म होंगे, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने बहुत बड़े काम को एक छोटे तरीके से, मीन्स छोटे से टाइम में हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, और वहाँ से एग्जाम में भी आपके आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सारणी के मान को ज्ञात करने के कुछ अपने नियम होंगे, कुछ गुणधर्म होंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो आप बिल्कुल उसे देखना नहीं भूलिए, और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्लियर होगा बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको और क्वेश्चंस और एग्जाम्पल देखने के लिए ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव गणित है, आपको इसको परचेज करना होगा, इसको आपको देखना होगा। इसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज यहाँ तक, कल हम लोग अगले वीडियो में अब सारणी के विस्तार करने के कुछ गुणधर्म होंगे, कुछ तौर तरीके होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।